हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूआस फिजिक्स में। माई सेल्फ विशांत शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8, जिसका नाम है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड व्हाट इज एरिया वेक्टर एंड व्हाट इज सॉलिड एंगल। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि जो फ्लक्स है ये नींव है किसकी? गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम हम तभी समझ सकते हैं जब हमें फ्लक्स समझ में आ जाए। और गॉस थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी, ये तुमसे अच्छा और कौन जान सकता है। सिलेबस में देखा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब देखोगे तो हर एक पेपर में गॉस थ्योरम का कोई ना कोई पार्ट मिलेगा जरूर। तो गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या किया? इससे पहले लेक्चर में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डाइपोल के कारण कितनी होती है और डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है और डाइपोल पे कितना टॉर्क लगता है जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है। जिस किसी ने भी ये वीडियोस नहीं देखी हो, ऊपर आई बटन दिया है, इस पर क्लिक करके ये वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कॉन्सेप्ट बाकायदे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आज हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। मतलब किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। अब मतलब क्या है इस चीज़ का एक्चुअल में सिग्निफिकेंट क्या है? तो देखो, सिग्निफिकेंट है एनर्जी से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या बता रही है? एनर्जी की क्वांटिटी को बता रही है कि कितनी एनर्जी किसी एक सरफेस से पास हो रही है। मतलब जिस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी पास हुई उस सरफेस से। एक्सरे कराने जाते हो ना, एक्सरे मतलब हमारे बॉडी में तो घुसती है ना, ये आर पार हो जाती है, तो मतलब हमारी बॉडी से कितनी एनर्जी पास हुई वही तो बताता है। और एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ही है। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है सब ये। जहाँ चार्ज है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह, तो रेडिएशन एनर्जी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फ्लक्स भी क्या है? इट इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिस थ्रू ए सरफेस। तो एनर्जी है भाई एक टाइप की है, रेडिएशन के फॉर्म में पास हो रही है, रेडिएशन के फॉर्म में पास हो रही है। तो मान लो एक सरफेस से 5 लाइनें गई निकल के, एक लाइन 1 जूल के बराबर है, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? 5। या फिर टोटल एनर्जी की बात करो तो 5 जूल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, काउंटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किससे डिनोट करते हैं? 5 से। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब फ्लक्स को समझने से पहले हमें बात देखो, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है किसी सरफेस से, तो उसके एरिया को तो एरिया का कंसिडरेशन होगा नहीं होगा। मतलब अगर कोई सरफेस यहाँ से पास होगी तो मतलब कोई एरिया को तो कवर करेगी ना। कितना एरिया कवर किया? क्या टोटल एरिया कवर किया या थोड़ा सा एरिया कवर किया या बिल्कुल एरिया कवर नहीं किया, साइड में से निकल गई? ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी हमें। तो ये जानने के लिए हमें पहले एरिया की नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में एरिया है क्या। क्या हमने जो एरिया पढ़ा है मैथमेटिक्स में, क्या वही एरिया है? मैथमेटिक्स में जब हम क्वेश्चन करते हैं एरिया के या कहीं एरिया आ जाता है तो हम केवल वहाँ मैग्नीट्यूड लिखते हैं एरिया का। जैसे मान लो किसी सरफेस कह रहा है 5 मीटर स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे? 5 मीटर स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल में है कैसे? क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जब एरिया वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? आज उन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा होने वाली है। यहाँ किस पे चर्चा होने वाली है? चर्चा ऑन एरिया वेक्टर। किसके? एरिया के वेक्टर पे चर्चा होने वाली है। तो भैया ये मिटा करके नोट्स बना लेना और बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है, आप सब जानते हैं शायद, विशांत शर्मा है जी मेरा नाम, और क्या होगा। तो क्या बता रहे थे हम? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो देखो, वैसे तो कैसे क्वांटिटी? इट ऑलवेज वर्क्स ऑन द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर वर्क करेगा ये एरिया वेक्टर। ठीक है, कैसे क्वांटिटी है? देखो वैसे लिखा है, फिर भी वैसे लिखा तो एरिया वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगी, फिर भी मैं लिख दूं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भैया, वेक्टर क्वांटिटी भी पता चल गया। और कैसे वर्क करता है? हमेशा परपेंडिकुलर वर्क करता है किसी सरफेस के। अब सरफेस कितने टाइप के होंगे पहले ये तो पता चल जाए। देखो सरफेस कितने टाइप के होते हैं? सरफेसेस 2 टाइप के सरफेसेस होते हैं। सरफेस कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो नंबर फर्स्ट ओपन सरफेस और नंबर 2 क्या होगा? क्लोज सरफेस। नंबर 2 क्या होगा भाई? क्लोज सरफेस।
ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस मतलब जैसे कि कोई रेक्टेंगुलर शीट हो गई, ये रेक्टेंगुलर शीट, या फिर ये स्क्वायर शीट हो गई, है ना, या फिर क्या हो गई, ये सर्कुलर शीट हो गई। अब इनका एरिया वेक्टर क्या, देखो जब कहीं ओपन सरफेस है, जब कोई ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर अपवर्ड भी, क्या मतलब, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। कैसे, ऐसे भी परपेंडिकुलरली वर्क कर सकता है या इसके नीचे को भी, मतलब अगर ये रखा है पेपर तो ऐसे भी वर्क कर सकता है और पीछे को भी जा सकता है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या लेना है, निगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है ना, ले कोई सा भी लो, आंसर सेम आना है। तो ऐसे वर्क करता है क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो देखो सरफेस ये भी है और ये भी है, तो अगर मैं ऐसे रखूँ तो यहाँ भी वर्क कर सकता है और यहाँ भी। तो अगर मैं इस ओपन सरफेस के केस में केवल ऐसा तो ओपन सरफेस की बात करूँ तो देखो इसके क्या, परपेंडिकुलर ये जे डायरेक्शन और नीचे को क्या हो जाएगी, माइनस जे डायरेक्शन। ऐसे परपेंडिकुलर ये जे डायरेक्शन, नीचे को माइनस जे डायरेक्शन। इसके बाद को परपेंडिकुलर है जे डायरेक्शन और नीचे को क्या है, माइनस जे डायरेक्शन। वही क्लोज सरफेस की बात करो तो क्लोज सरफेस जैसे क्या आता है, क्यूब। क्या आता है क्लोज सरफेस में, क्यूब या स्फेयर, सिलेंडर आता है, क्या आता है, या फिर सिलेंडर, ये सिलेंडर। तो सिलेंडर के केस में कैसे वर्क करता है, देखो एरिया वेक्टर, जितने भी सरफेस है हर एक सरफेस के इंडिविजुअली परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, क्या, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो अगर मैं सरफेस की बात करूं तो देखो यहाँ कैसे, ऐसे A1, यहाँ बात करो तो यहाँ कैसे, ऐसे A2, यहाँ बात करो तो कैसे, ऐसे A3, ये एरिया वेक्टर। सिलेंडर के केस में बात करें तो इस एक सरफेस ये है, देखो ऊपर की तरफ को A1, नीचे भी एक सरफेस है, सर्कुलर होता है ना ये, सर्कुलर शीट A2, और यहाँ कर्व सरफेस की बात करें तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर A3। अगर स्फीयर की बात करें तो स्फीयर के लिए क्या आएंगे, सारे के सारी लाइनें क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, और जो कि किसे शो करेगी, एरिया वेक्टर को शो करेगी। सारी की सारी क्या है, ये एरिया वेक्टर। तो भैया ऐसे एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस पे वर्क करता है। अब एक्चुअल में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, एक्चुअल में एरिया वेक्टर आ कैसे रहा, है ना, ये पढ़ते हैं। देखो भाई ओपन सरफेसेस के लिए, क्लोज पे भी वही रहेगा जब ओपन पे है तो। देखो भाई, तो अगर एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें, है ना, कैलकुलेशन ऑफ एरिया वेक्टर, क्या लिख दें यहाँ, कैलकुलेशन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर की कैलकुलेशन की बात चल रही है यहाँ। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है ये स्क्वायर शीट, ये स्क्वायर शीट है मान लो, ठीक है, ये ABCD, ठीक है। मान लो ये साइड A, चलो रेक्टेंगुलर शीट है, ये साइड B, ये कैसे शीट है, रेक्टेंगुलर। अगर मैं इसका एरिया लिखूँ तो एरिया कैसे लिखते हैं, तुमने पढ़ा होगा वेक्टर में, कैसे, वेक्टर AB क्रॉस AD। क्या लिखेंगे, वेक्टर AB क्रॉस AD। तो AB कितना है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है एरिया में, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एरिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जब किसी क्वांटिटीज के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो वह वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो ये रहा, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटीज की, मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन फाइंड करनी है तो राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल का यूज करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखो, A से B पे जा रहा है, A से B, तो A से B पे चलो, उंगली रखो A से B पे ऐसे, तो बाहर अंगूठा कहाँ को जाएगा, बाहर की तरफ को, तो A से B मतलब एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड। तो मतलब अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ को A वेक्टर, जिसे क्या लिख देंगे हम, ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन, मतलब K कैप। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ABK कैप। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर, ठीक है। अब जरा कुछ क्वेश्चन करें, फाइंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, इन सबका एरिया वेक्टर फाइंड करना है भाई। 1 ये दे रखी है हमें शीट, सर्कुलर शीट दे रखी है भैया हमें, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, R, और ये कौन सा एक्सिस है, Y एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, X एक्सिस, और ये भी Y एक्सिस। हमें क्या बताना है, एरिया वेक्टर, क्या बताना है, एरिया वेक्टर। तो देखो भाई एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर जो वेक्टर A है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर तो एरिया होता है। और वेक्टर क्या, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, किसके ऊपर, वाई डायरेक्शन में, मतलब J कैप, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो माइनस, तो क्या आएगा, प्लस माइनस J कैप।
ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो। तो क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप। वही अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी, किसकी, इसकी, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, जस्ट आउटवर्ड परपेंडिकुलरली ऐसे। तो ये एरिया वेक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ओपन सरफेस का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जरा ढंग का। अब एरिया वेक्टर फाइंड करने के लिए है ना, फाइंड एरिया वेक्टर तो है ही, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। देखो कैसे, ये हमें शीट दे दी है, ये प्लेट दी है, कैसे ये रख दिया भाई। ठीक है, ये जो स्क्वायर शीट है इसकी जो वो है क्या साइड, वो कितनी है 2√2 मीटर। इसकी जो साइड है 2√2 मीटर है और ये कितने डिग्री पर है 45 डिग्री पर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया वेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया वेक्टर फाइंड करने के लिए मुझे साइडें चाहिए, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये वाली साइड पता है क्या 2√2, कैसे, यहाँ से यहाँ तक देखो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे इसके 0,2√2। अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट लिखूँ इसके 0,2√2, 0। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूँ तो क्या होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, देखो ये तो 2√2 है, क्या है ये 2√2 है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, एक एक्सिस यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये वाला पॉइंट चाहिए अगर मुझे। ये वाला पॉइंट क्या, देखो एक तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन और एक कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, जेड एक्सिस पे कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो जहाँ पे इन दोनों इंटरसेक्ट करेगी वहाँ ये पॉइंट मिला सी। इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो 2√2 cos 45, 0, 2√2 sin 45 डिग्री। तो ये होगा, तो कुल मिला के सॉल्व करें तो क्या आएगा 2, 0, 2, क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो √2 से √2 सब कट जाएंगे 2, 0, 2। अब अगर मुझे एरिया वेक्टर लिखना है, इसका क्या लिखना है भाई, एरिया वेक्टर। तो देखो एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं, एरिया वेक्टर क्या होगा, इसे लिखो क्या 2i कैप, ये मल्टीप्लाई ये होगा ना, तो 2i कैप प्लस 0k कैप, वो 0j कैप और प्लस 2k कैप। ये तो भैया इसका एरिया वेक्टर। और क्रॉस आता है ना बीच में, ये रखो 0i कैप प्लस 2√2j कैप प्लस 0k कैप, ये आया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ऐसा मत कर देना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो आई वालों की आई से, जे वालों की जे से, के वालों की के से, ऐसा गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और जब दो वेक्टर्स की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसे, यहाँ डिटर्मिनेंट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। एक तुम्हें पता होगा 12th वाले बच्चों, मैथ हो अगर तुम्हें पता होगा, तो क्या ये आई कैप, ये जे कैप और ये क्या हो जाएगा के कैप। आई कैप क्या है 2, इसका आई कोफिशिएंट 0, इसका जे का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट 2√2, के का कोफिशिएंट 2 और के का कोफिशिएंट 0। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, आई कैप ये खत्म 0 माइनस क्या आएगा 2 दूनी 4 4√2 माइनस जे कैप ये खत्म क्या आएगा 0 माइनस 0 और प्लस के कैप की अगर मैं बात करूँ तो ये खत्म क्या आएगा 4√2। तो अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा -4√2 आई कैप और प्लस 4√2 के कैप। तो भैया ये क्या आया हमारे पास, एरिया वेक्टर। क्या आया है बच्चों, ये एरिया वेक्टर आया है हमारे पास। ठीक है, एरिया वेक्टर आ चुका। अब एरिया वेक्टर समझ लिया हमने कि कैसे एरिया वेक्टर वर्क करता है और कैसे एरिया वेक्टर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है फ्लक्स। फ्लक्स क्या चीज़ है ये उतार लेना भाई। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, फ्लक्स क्या चीज़ है और कैसे ये डिफाइंड है। तो मैंने बताया तो है फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दी सरफेस। क्या है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस, अच्छा, किसी भी सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जबकि एनर्जी के अबाउट आइडिया देते क्या है कि कितनी एनर्जी पास हो रही है किसी से। डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय किससे डिनोट करेंगे भाई, फाई से। यूनिट क्या होगी, यूनिट है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वांटिटी कैसी है ये, क्वांटिटी है कैसी, स्केलर।
स्केलर क्वांटिटी है ना। अच्छा साहब ठीक है, मतलब ये कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इसमें क्या रखी, प्लेट रखी, ये रखी देखो प्लेट, ये ऐसे हमने क्या रख दी, एक प्लेट रख दी, ये क्या रखी है, एक हमने प्लेट। रुक जाओ जरा मैं ठीक से बना दूँ इसे ज़रा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये नहीं भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्या हो रही, पास हो रही है। अब अगर इस प्लेट का एरिया क्या हो A और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो E और एरिया वेक्टर और E के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो, थीटा। एरिया वेक्टर और E के बीच में बनने वाला जो एंगल हो वो कितना हो, थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dA। क्या है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dA, है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसका टोटल निकालना हो, तो क्या करेंगे, डी फाई है ना, या फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E A कॉस थीटा। देखो डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच, जब दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा, E A कॉस थीटा एंगल बन जाएगा। इंटीग्रेशन करके DA का ये आ चुका यहाँ। तो अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है किसी भी सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए, किसके लिए, ओपन सरफेस के लिए, जब भी हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब थीटा किस किस के बीच का एंगल है, द थीटा इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच का, E एंड एरिया वेक्टर नॉट एरिया। ध्यान रखना एरिया के बीच का एंगल नहीं है, किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब तुम एक बात बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, मान लो क्या है, ये प्लेट है, ये क्या चीज़ है, एक प्लेट है। अब यहाँ से मान लो ऐसे, ये ऐसे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है ऐसे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी ना इससे, है ना। अगर ये ऐसे रखा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, इससे पास हो जाएगी। देखो ऐसे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे चल रहा, अगर मैं इसे थोड़ा ऐसे झुकाता रहूं तो क्या उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी जितनी पहले हो रही थी, नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टॉप मोस्ट कॉर्नर पे जा रही है वो ऐसे ही पास हो जाएगी, ऊपर को ऐसे ही निकल जाएगी बिना इससे टच किए, और जो और जा रही है वो ऐसे निकल जाएगी। अगर मैं इसे ऐसे घुमाता रहूं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और जब ये पैरेलल हो जाएगा तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसे पास नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इस कंडीशन में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम एनर्जी पास हो रही है, इस कंडीशन में मिनिमम एनर्जी पास हो रही है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम है, ठीक है। इस कंडीशन में एंगल 0 डिग्री, इस कंडीशन में एंगल 90 डिग्री। तो भैया कहने का मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। मतलब ये एरिया वेक्टर, ये जो एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, देखो ऐसे आ रही है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, अरे ये ऐसे चल रही है तो इसका एरिया वेक्टर आगे को ऐसे चला जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही पास हो रही है, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही पास हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो बाहर को ऐसे होगा ना, तो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो मतलब मैक्सिमम। और अगर मैं ऐसे कर दूँ तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर को ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर ऊपर को, तो 90 डिग्री होना एंगल 90 डिग्री। तो वही अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है भाई, नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो क्या होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E A, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा भैया उस सरफेस से, तो मैक्सिमम एनर्जी पास होगी जब मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा तो, ठीक है, क्योंकि देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और क्या लिखेंगे, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 है तो फाई कितना हो जाएगा, 0, फाई क्या हो जाएगा 0, तब यहाँ फ्लक्स कितना 0 पास होगा, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा इससे, मतलब मिनिमम फ्लक्स है, मिनिमम है ना, जब कोई पास होना 0 तो मतलब मिनिमम। तो भैया कंडीशन क्या है, 0 डिग्री मतलब जब प्लेट क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हो,
एरिया वेक्टर ने देखो ध्यान से सुनना, जब प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हो तो थीटा कितना होगा 0। उल्टा हो रहा है, ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो गया सर परपेंडिकुलर करे तो एंगल 90 होगा। अरे एंगल किस किस के बीच का है ये, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ को वर्क करेगा, इसका एरिया वेक्टर मान लो ऐसे 90 डिग्री थीटा, वो वेक्टर एरिया है कितने पे वर्क कर रहा था, थीटा एंगल पे, तो इसलिए क्या आया फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला निकल के आया कितना निकल के आया, ई ए कॉस थीटा इससे। तो भैया ये तो था फ्लक्स की नॉलेज तुम्हारे बारे में कि कैसे हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्लेट से लेकर के। अगर किसी प्लेट से कोई फ्लक्स पास हो रहा तो कैसे फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्लक्स मिनिमम कब होगा, ये तो 0 था, मिनिमम कब होगा, जब क्या होगा, एंगल कितना हो जाएगा, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब प्लेट को एंटी पैरेलल रख देंगे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई ए। ये कौन सी कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन। इस कौन से कंडीशन है भैया, ये मिनिमम कंडीशन। इस कंडीशन में मिनिमम फ्लक्स पास होगा इससे। तो भाई ये बातें थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना, और कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना तो अभी सिखाया नहीं ना मैंने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को, थ्योरी तो जो थी हमने पढ़ ली, अब हम इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए किसका सहारा लेंगे, न्यूमेरिकल का। अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल्स की तरफ को बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल्स से कैसे हम इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, क्वेश्चन 1 कहता है, कुछ कहता है। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 1 कहता है फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबके लिए यही क्वेश्चन है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सारे क्वेश्चंस के लिए यही एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले की अगर मैं बात करूँ तो कैसे है भाई, देखो ये है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे पास हो रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे जा रही है। कितनी इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड रखा। अब इस पर एक प्लेट रखी है ऐसे, कैसे प्लेट रखी है, ऐसे। ये कितना एंगल बना रही है प्लेट एंगल बना रही है भैया 30 डिग्री का। कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। और इस प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, ए इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर। एरिया समझ, ये प्लेट कैसे रखी है पता है ना, अरे प्लेट ऐसे रखी है, ये कैसे, ऐसे। मान लो प्लेट है ऐसे नहीं रखी है, कैसे रखी है, ऐसे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखी है, ऐसे। तो तुम्हें क्या चीज़ दिखाई देगी, ये लाइन ही तो दिखाई देगी, जबकि प्लेट का पूरा सरफेस दूसरी तरफ को चला गया। ये ऐसे नहीं रखी प्लेट, ये प्लेट ऐसे रखी है। कभी तुम सोचो कि वैसे लाइन खींच और प्लेट कह रहे हैं, प्लेट है ठीक है, लाइन नहीं है। तो हमें क्या बताना है भाई, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सरफेस, इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स। तो बताओ भाई, ट्राई करो पॉज करके वीडियो, जल्दी से कर लिया। चलो मैं बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें यहाँ, तो एंगल थीटा 30 डिग्री, तो फाई होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 5। अब ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। लेकिन यहाँ किस किस के बीच का एंगल है, एरिया, प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि गलत है। हमें तो एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए ना, तो जिसने थीटा 30 लिखा वो गलत हुआ उसका। एरिया वेक्टर खींच दो पहले इस प्लेट के एरिया वेक्टर जस्ट कैसे होगा, परपेंडिकुलर ऐसे, यही तो है एरिया वेक्टर, ठीक है। अब तो ये 30, तो ये कितना रह गया, 60 डिग्री रह गई। तो 60 डिग्री रह गया तो थीटा कितना हो जाएगा, नाउ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। जब थीटा 60 है तो फाई कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 60। और ई की वैल्यू कितनी है 20, ए की वैल्यू कितनी है 5, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो क्या आएगा ये 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो 5 भैया ये आ चुका हमारे पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास होता है किसी भी सरफेस से। समझ में आई बात कि कैसे किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पास कर सकते हैं। अच्छा साहब, नंबर 2, मान लो कोई चार्ज रखा है यहाँ, यहाँ पर एक सरफेस रखा है ऐसे, ये एक प्लेट रखी है, ये क्या रखी है, एक प्लेट रखी है और यहाँ पे चार्ज रखा है। चार्ज कहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, रुक जाओ। यहाँ पे चार्ज रखा है और ये क्या रखा है, ये कोई सरफेस रखा है, ठीक है। अब हमें बताना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास होने वाला कितना है, 0। 0 क्यों है इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, पॉजिटिव से ऐसे जा करके ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से ये ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी।
तो जितनी लाइन इनकमिंग है उतनी ही लाइन आउटगोइंग है, जितनी लाइन इसके अंदर आ रही है उतनी लाइन वापस भी तो जा रही है, ठीक है। तो इसके इनसाइड अगर इसकी बात करें तो इसमें फ्लक्स कितना है इस बॉडी में, 0 फ्लक्स, क्योंकि जितनी लाइन है उतनी चली गई। अबे कितनी एनर्जी है इसकी बॉडी में, 0 है ना। टोटल फ्लक्स कितना बताना, कितना फ्लक्स पास हुआ है, वो कितना फ्लक्स है इसके अंदर बॉडी का, 0, क्योंकि सारी लाइनें क्या हो गई, पास होकर चली गई, रुकी नहीं कोई भी। हाँ अगर इसके अंदर कोई चार्ज रख दूं मैं, एक चार्ज, ये वाला चार्ज यहाँ से उठा करके इसके अंदर रख दूंगा, तब कोई ना कोई वैल्यू होगी फ्लक्स की, वो हम देखेंगे गॉस थ्योरम में कितनी वैल्यू होगी। तो भैया ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गिवन दैट, क्या गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है वेक्टर ई जो है वो कुछ इस तरह दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, शेप बना के दे रखी है ऐसी, ये शेप बना दी, ठीक है। इसकी जो वो है क्या है भैया, साइड, ये साइड है हमारे पास कितनी, 4 मीटर, इसकी साइड कितनी है भाई स्क्वायर की, 4 मीटर। और ये एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री, एंगल कितना दे दिया हमें, ये 60 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, इससे पास होने वाला फ्लक्स बताना है, इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स बताना है। तो फ्लक्स बताने के लिए तुम जानते हो फाई इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि थीटा नहीं, ये थीटा मत ले लेना, थीटा तो प्लेट का है। हमें क्या चाहिए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई तो दे रखा है, वेक्टर ए एरिया वेक्टर, और कैलकुलेट कर लो। एरिया वेक्टर ऐसे शेप का कैलकुलेट करके मैंने तुम्हें अभी दिखाया है पीछे जब एरिया वेक्टर पढ़ रहे थे। तो करो ट्राई, इसे ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ट्राई करो, पॉज करके वीडियो कर लिया। चलो मैं बताता हूँ, एक्स वाई, तो ये वाला पॉइंट कितना है, 0,4,0 या 0,4, क्योंकि एक्स वाई जेड, वाई पे तो ये 4 ही तो होगी ना, वाई के लिए 4 है ना। ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला देखो, यहाँ क्या जाएगा कॉस, यहाँ क्या जाएगा साइन, तो क्या हो जाएगा देखो 4 cos 60, 0, 4 sin 60। तो वैल्यू करो तो क्या आएगा 2, 0, 2√3। तो अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूँ तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2√3 k कैप, और बीच में क्रॉस, और ये वाला एरिया क्या आ जाएगा 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। इसे सॉल्व करो पहले। तो कैसे सॉल्व होगा ये वाला एरिया वेक्टर, तुम्हें पता है टेबल बनानी पड़ती है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना बीच में, जब बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है तो क्या बनानी पड़ती है, टेबल बनानी पड़ती है। तो टेबल बनाओ भाई, देखो टेबल बना लेंगे भाई, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक टेबल बना ली ऐसे, और यहाँ क्या है i j k। तो यहाँ क्या लिखो, देखो i की वैल्यू 2 और यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 4, और यहाँ क्या आएगी 2√3, और यहाँ क्या आएगी 0। देखो i कैप ऐसे ही, ये खत्म 0 माइनस 8√3, j तो 0 हो जाएगा वैसे ही, j क्या हो जाएगा ये 0, और प्लस k कैप की अगर मैं बात करूँ तो ये खत्म इसके इससे 8। तो क्या आएगा भैया, ये एरिया वेक्टर जो आया है a हमारे पास वो कितना आया, -8√3 i कैप प्लस 8 k कैप। तो अब मैं फ्लक्स पूछूँ अगर तुमसे कि फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स है भैया फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट ए कितना है -8√3 i कैप प्लस 8 k कैप। तो अब तो ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो i वालों की i वालों से, j वालों की j वालों से हो सकते हैं। तो 2 8 जा 16√3 है ना, i से i खत्म, 3 तो 0, इसके बचेगी तो -8। तो ये क्या आ जाएगा, बस यही फ्लक्स है। ये क्या चीज़ है, फ्लक्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो भैया इतना फ्लक्स पास होगा इस वाली प्लेट से। तो ऐसे हम फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है, देखो हम करने वाले हैं क्वेश्चन और अच्छे। तो समझ में आया आई होप ये वाले क्वेश्चन, तो उतार लेना इन्हें, है ना, इन्हें क्या कर लेना, उतार लेना। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो मान लो एक क्यूब दे रखा है, क्या दे रखा है, ये एक क्यूब दे दिया हमें। इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये बताना। क्या बताना है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। E इक्वल टू क्या दे रखा है, E0 I कैप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है I कैप मतलब x डायरेक्शन में है,
इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब यहाँ से चल के ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, ए। इस क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, ए। तो हमें क्या बताना है, फ्लक्स बताना है, टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखो भाई, इन सब के पहले एरिया वेक्टर बनाओ। इसका एरिया वेक्टर यहाँ ए, इसका एरिया वेक्टर यहाँ ए, इसका एरिया वेक्टर यहाँ ए, इसका एरिया वेक्टर यहाँ आएगा ए, इसका बाहर आएगा और पीछे वाले का अंदर जाएगा ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, देखो भाई, ये गई यहाँ और ये निकली यहाँ से ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे ही जा रही है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अब तुम मुझे बताओ फ्लक्स किन किन दो सरफेस से पास होगा, पहले तो ये देख लो। देखो ये एरिया वेक्टर नीचे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री, तो इससे फ्लक्स जीरो, ऊपर वाले से भी फ्लक्स जीरो, सामने वाले से भी फ्लक्स जीरो, पीछे वाले से भी फ्लक्स जीरो, क्योंकि सब 90 पे हैं देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन नीचे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये नीचे, देखो 90, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को, वो ऊपर को, ऐसे 90, बाहर वाली को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, देखो बाहर वाली का एरिया वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ये और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो 90 देखो ये बना 90, है ना, और पीछे वाले से ऐसे, तो 90। तो दो सरफेस बचे, सरफेस नंबर 1 ये सरफेस और ये वाला सरफेस नंबर 2। तो अगर सरफेस की बात करो तो फ्लक्स φ1 जो हो जाएगा पहले वाले सरफेस से, एंगल कितना है, ई ए कॉस, कितना एंगल होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, माइनस ई ए। ठीक है, ऐसे φ2 की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए एंगल कितना है, 0, तो ई ए कॉस 0, तो कितना हो जाएगा, ई ए। तो नेट फ्लक्स जो होगा टोटल फाइव, वो क्या होगा, φ1 प्लस φ2, तो अब भी क्या होगा, 0। तो नेट फ्लक्स जो पास हो रहा है कितना हो रहा है भैया, इससे 0। क्यों, क्योंकि भैया जितनी लाइन है उतनी लाइन वापस चली गई ना, जितनी लाइंस आई एंटर की उतनी लाइंस वापस चली गई। अगर कुछ लाइन अंदर रुक जाती तो फ्लक्स कुछ ना कुछ होता, ठीक है ना। तो वही बात है ना, एनर्जी कितनी स्टोर की, जितनी आई उतनी वापस लेगी, तो एनर्जी 0। फ्लक्स मतलब एनर्जी तो है, तो एनर्जी 0 होगी भैया। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें, देखें, जैसे कि मान लो ये क्या दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है हमें, क्या दे दिया, एक सिलेंडर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये सिलेंडर कितनी दूरी पर रखा है, मान लो एल डिस्टेंस पे रखा है। सिलेंडर की लेंथ भी कितनी है, एल है, और रेडियस कितनी है भैया इसकी, आर। कितना फ्लक्स पास होगा अगर ई इक्वल टू कितना हो, ई नॉट इक्वल टू एक्स आई कैप, है ना, एक्स आई कैप, एक्स डायरेक्शन में है ई, मतलब ऐसे जा रहा है ई, ये गया और ये निकला ई, ये गया यहाँ से और ये निकला ई। तो नेट फ्लक्स बताना, तो क्या इसका भी 0 ही होगा, क्या इसका फ्लक्स भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि देखो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर देखो, ऊपर की तरफ को ए, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर आगे की तरफ को ए, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर पीछे की तरफ को ए। इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 180 डिग्री। इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 0। इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 90। तो 90 वाला का तो मतलब ही नहीं, जब 90 एंगल है तो वो तो 0 है ही, जब 90 एंगल है तो वो तो 0 है ही। अब इसकी बात करो तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और जब एक ही डायरेक्शन में तो एंगल कितना होगा, 0, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल कितना होगा, 180। तो वो प्लस वाला और ये माइनस वाला, क्योंकि 180 माइनस 1 होता है, ये प्लस और ये माइनस, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट कटा के 0। तो इससे भी कितना फ्लक्स पास होगा, 0। हाँ, कोई 4 पॉइंट उठा करके मैं इसके बीच में रख दूँ, कोई पॉइंट 4 उठा करके मैं इसके बीच में रख दूँ, तो फ्लक्स की वैल्यू कुछ और होगी। वो कितनी होगी वो हम बताएंगे जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आई होप तुम लोगों की समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट शेप के लिए। हमने क्या पढ़ा, एरिया वेक्टर पढ़ा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सॉलिड एंगल। तो देखो सॉलिड एंगल क्या चीज़ है ना, सॉलिड एंगल क्या चीज़ है ये देखते हैं पहले हम। सॉलिड एंगल एक इंपॉर्टेंट टूल है, गॉस थ्योरम से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और सॉलिड एंगल की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड एंगल कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम आता है, फ्लक्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को। जैसे देखो तुमसे अगर बात करें, क्वेश्चन करते हैं पहले, सॉलिड एंगल पर समझते हैं। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लो 7। क्या कहा, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग। मतलब कैसे, मान लो एक रिंग है भाई हमारे पास, ये देखो ये चार्ज क्यू है, यहाँ पे एक रिंग रखी है, क्या रखी है यहाँ पे, एक
ये रखी रिंग, ऐसे रिंग रखी है, इस रिंग से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताना है। तो देखो ये ऐसे रखी है ना, डिस्क है, रिंग नहीं है, क्या है, डिस्क है, क्या है ये, डिस्क। जब डिस्क रखी है तो देखो फ्लक्स ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही तो जाएंगी ना, ये ऐसे चली जाएंगी, है ना। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ये पता चले तभी तो फ्लक्स के बारे में पता चलेगा। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ये पता चले तभी तो हमें किसके बारे में पता चलेगा, फ्लक्स के बारे में। तो इसकी ये कितनी डिस्टेंस पर है, मान लो x डिस्टेंस पर रिंग रखी है और इसकी रेडियस कितनी है रिंग की, r है, इसकी रेडियस कितनी है, r। तो अब रिंग बहुत बड़ी है, रिंग बार बार निकला, डिस्क है भाई, ये रिंग नहीं है, क्या है, डिस्क है। अब डिस्क बड़ी है तो देखो कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, हम इसका छोटा सा एरिया मानना पड़ेगा। तो छोटा सा एरिया कैसे मानेंगे, हम इसके सेंटर से x पे जाके क्या तोड़ देंगे, रिंग तोड़ दो। x पे जाके क्या मान लेंगे, एक रिंग मान लेंगे, जिन्हें क्या कह देंगे, dx। x पे जाके क्या तोड़ दिया, एक रिंग तोड़ दी, जो कि क्या बन जाएगी, dx। क्या बन जाएगी, एक dx। देखो ये x पे जाके क्या तोड़ा, dx, ये रही भैया, रिंग तोड़ दी x पे जाके dx। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, इस रिंग पे अंदर जो छोटी वाली रिंग बनी है, इस रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो क्या अलोंग द लाइन जोनिंग मतलब ऐसे वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस रिंग पे केवल। अगर ये एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा बन रहा है, अगर ये एंगल कितना है, थीटा, तो इस रिंग का एरिया वेक्टर कैसा होगा, जस्ट परपेंडिकुलर। ऐसे छोटी वाली रिंग की बात चल रही है, ये भी थीटा। कौन सी रिंग की बात चल रही है, छोटी वाली जो हमने मानी है x पे dx। अगर इस रिंग की जो मोटाई है वो कितनी है, dx है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो dA है वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2πx dx। क्योंकि सर्कमफ्रेंस तो क्या हो जाएगी, देखो रेडियस की x तो 2πx सर्कमफ्रेंस, और क्या हो जाएगा, dx थिकनेस, सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस क्या बन जाएगी, रिंग का एरिया बन जाएगा इसका। तो हमें एरिया मिल चुका, हमें क्या चाहिए, एंगल है दोनों के बीच का। चलो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होगा, देखो डी फाई, स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स पास होगा, इंटीग्रेशन वेक्टर ई dA cos थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से, ये रिंग कहाँ तक बढ़ सकती है, r तक बढ़ सकती है, ठीक है। अब E की वैल्यू क्या होगी, देखो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए E कितना होगा, E इक्वल टू होगा K ये वाला Q अपॉन R स्क्वायर। R कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, देखो x ये और ये a कह दो, चलो वैसे a ये x है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो रखो भाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, इससे कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका, dA कितना वो रखो भाई वैल्यू यहाँ, तो क्या हो जाएगा, देखो E KQ अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dA कितना है, 2πx dx cos थीटा निकाल लो, थीटा देखो यहाँ से निकाल लो, cos थीटा निकालियो भाई, यहाँ से कितना आएगा, cos थीटा आ जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन नहीं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है a, हाइपोटेनस कितना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये है, तो रखो भाई a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स है, तो फ्लक्स फाई जो हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगावाना है अभी, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से r, 0 से r, अच्छा 0 से r। देखो भाई सॉल्व करो पहले थोड़ा, तो k q 2πx a dx और नीचे वाला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्सेल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन करते समय पता चला होगा कैसे बना, देखो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, तो दोनों जुड़ के क्या आ जाएगा, 3/2। तो ये आया हमारे पास क्या, फ्लक्स। अच्छा इसे और कैलकुलेट करो ज़रा, देखो अब देखो क्या करना है ना, अब देखो क्या करना है, इसे लिखो यहाँ। तो फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से r, बाहर लिख लो k बाहर लिख लो, एक तो q बाहर लिख लो, 2π बाहर लिखो, a बाहर लिखो अपॉन, बस और कुछ नहीं बाहर आएगा। इंटीग्रेशन क्या है, 0 से r और ये x dx अपॉन अंडर रूट क्या होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास भाई इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है, देखो हमें कैसे सॉल्व करेंगे, तुम जानते हो इंटीग्रेशन का खेल है। ऐसे इंटीग्रेशन को करने के लिए क्या करते हैं, तुम जानते हो लेट, क्या लेट करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लो, t स्क्वायर मान लो। डिफरेंशियल करेंगे तो 2x dx इक्वल टू 2t dt, ये हो जाएगा 2 से 2, तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, t dt।
लिमिट चेंज करो, फोर अपर लिमिट, लिमिट चेंज करो। जब लिमिट चेंज करोगे तो कैसे, देखो जीरो पे क्या आएगा, जब x जीरो है तो t कितना है, जीरो, a स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब t की वैल्यू क्या है, a। और फोर लोअर लिमिट के लिए क्या है, जब r है तो क्या आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, या t की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लिमिट भी मिल गई, तो फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू, देखो k की वैल्यू रखो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 2 पाई a, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लिमिट a से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और क्या है ये x dx, क्या डी टी डी टी अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की पावर 3/2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो देखो क्या बचेगा, फाई इक्वल टू 1/qa/2 एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्क थी भैया, रिंग नहीं थी, डिस्क था, डिस्क है ना, KQ अपॉन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, dt अपॉन टी स्क्वायर, ये बचा। तो क्या करेंगे, QA/2 एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या होता है, -1/t होगा इसका इंटीग्रेशन, -1/t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व करो तो QA/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्या, -1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और -1/+1/a। तो क्या आया है बच्चों, क्या आया है, ये टोटल फ्लक्स रिंग से पास हो, देखा ना, घुमा देना दिमाग इसने। एक डिस्क रख दी हमने आगे, उसके पहले चार्ज रख दिया Q, उस चार्ज Q के कारण डिस्क से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, ऐसे निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ फ्लक्स इरेगुलर आ रहा था, हमें नहीं पता एक्चुअल में कितनी लाइन जा रही है वहाँ, तो हमने क्या काम किया, छोटा सा एरिया लिया, उस छोटे से एरिया से पास कर दिया, एक लाइन पास कर दी हमने, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पकड़ ली, उस छोटे से एरिया से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, हमने ये मान लिया, तो उस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पकड़ के उसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आया। मैंने क्यों पढ़ाया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्यों कराया क्वेश्चन, इसलिए कराया क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे तो इतना टफ है और इतना लेंथी है, लेकिन अगर तुम्हें सॉलिड एंगल की नॉलेज होती है तो भाई साहब 2 लाइन में क्वेश्चन होता है। सॉलिड एंगल की नॉलेज होते ही 2 लाइनों में क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे हाथ में, यही तो बात है सॉलिड एंगल की। इसलिए मैं चाह रहा था कि सॉलिड एंगल पढ़ा दूं तुम्हें। तो सॉलिड एंगल देखो सिंपल जवाब, अब फिर सॉलिड एंगल से भी करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। ये सॉलिड एंगल पढ़ाते ही सॉलिड एंगल से भी तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, है ना। चलो भाई, तो सॉलिड एंगल पढ़ते हैं। सॉलिड एंगल क्या है, क्या पढ़ते हैं, सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है पहले इसे समझो। देखो सॉलिड एंगल, तो देखो भाई एंगल हम जानते हैं क्या, मान लो प्लेन एंगल की बात करते हैं, प्लेन एंगल है, देखो ये कितना बना रहा, थीटा एंगल बना रहा। तो थीटा एंगल क्या होता है, एंगल थीटा क्या, आर्क अपॉन लेंथ, आर्क अपॉन लेंथ या रेडियस। अच्छा, अगर मैं आर्क छोटी कर दूं तो क्या एंगल चेंज होगा, अगर ये आर्क ले लूं तो क्या एंगल चेंज हुआ, नहीं। क्यों, एंगल तब भी हुआ, बस क्या चेंज हुआ, ये आर्क और ये लेंथ चेंज हुई, तो थीटा भी अनचेंज रहेगा। अगर मैं ये ले लूँ तो भी थीटा वही, अगर मैं ये ले लूँ तो भी थीटा वही रहेगा। ये तो है किसकी बात, ये तो है प्लेन एंगल की बात। अब मैं क्या काम करूँ, ये जैसे 2 है, अब जैसे 2 चीज़ें हैं, ये 2 मैंने ऐसे लाइन ले ली, प्लेन में एंगल, ये एंगल प्लेन में बन रहा। अब मैं क्या कहूँगा, उसे पकड़ के ऐसे घुमा दूँ चारों तरफ को, इसके इसे पकड़ के ऐसे चारों तरफ को घुमा दूँ, तो जब ये चारों तरफ को घुमाऊंगा तो ये जो एंगल बनाया है इसने, ये क्या बन जाएगा, सॉलिड एंगल। क्या बन जाएगा, सॉलिड एंगल। सॉफ्टी देखी ना आइसक्रीम, कौन देखा है, कौन, अमूल का कौन, बड़ा शौक से खाया होगा सबने। तो जो कोना है उसका, कौन का, ऊपर की डिस्क, अमूल की तो ऊपर की डिस्क हो गई, और नीचे का जो कोना, वो जो एंगल बना रहा, वो क्या है, सॉलिड एंगल। एक्चुअली 3D एंगल, जैसे ये देखो, ये 3D एंगल, ये क्या चीज़ है, 3D एंगल, ये क्या है, सॉलिड एंगल, 3D में जो बन रहा। तो मतलब अगर हम क्या बात करें, एक डिस्क ले, मतलब अगर हम एक डिस्क ले और इस डिस्क, ये एक डिस्क ले, डिस्क के सारे कोने पकड़ के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिला दे, तो वहाँ जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल होगा, 3D एंगल होगा, वो है ना 3D में मतलब। तो कैसे भाई, मान लो डिस्क है, ये रही, अब क्या हुआ, यहाँ से पकड़ के से मिला दिया ऐसे, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, ये पकड़ के r डिस्टेंस, तो ये जो एंगल हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एंगल, ये सॉलिड एंगल होता है। ये क्या होता है भैया, सॉलिड एंगल। ठीक है, क्या है ये, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किससे डिनोट करते हैं, इसे ओम से डिनोट करते हैं, ये ओम। ठीक, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये r है, ये डिस्टेंस कितनी है, r। अच्छा, अगर मैं इसके एरिया को क्या, अब देखो ये जो r है ये ऐसे होनी चाहिए,
ये डिस्टेंस r इतने छोटे, मतलब ये इतनी ऐसी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए कि डिस्क से पॉइंट तक, इस डिस्क से कहाँ तक होनी चाहिए, पॉइंट तक। मतलब ये जो r डिस्टेंस है, देखो अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूँ तो मान लो एरिया कितना छोटा सा एरिया d है। मान लो इस कोन का जो छोटा सा एरिया है वो dA है, इस कोन का जो छोटा सा एरिया है वो क्या है, dA। तो सॉलिड एंगल इसके लिए क्या है, एंगल। देखो सॉलिड एंगल को अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ तक क्या आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे यहाँ क्या होगा, अगर ऊपर वाली आर्क जो कि एरिया है, एरिया अपॉन ये वाली चीज़, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली मतलब ये लेंथ, डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब अगर सॉलिड एंगल की बात करो, सॉलिड एंगल होगा क्या, dA अपॉन आर स्क्वायर, dA अपॉन क्या होगा, ये आर स्क्वायर। अब ये dA ऐसे होना चाहिए, ये dA इतना छोटा होना चाहिए, मैं ये बताने वाला था, ये जो dA है इतना छोटा होना चाहिए कि जो ये डिस्टेंस r है हर एक पॉइंट से सेम हो। मतलब ये dA एरिया इतना छोटा एरिया होना चाहिए कि वो जो r डिस्टेंस है वो उसके हर एक पॉइंट से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक सेम ही हो, अलग अलग ना हो। जैसे अगर इस केस में तुम देखो तो अलग अलग दिख रही होगी, तो मैंने समझाने के लिए बड़ा बनाया, बल्कि एक्चुअल में बहुत छोटा सा एरिया है, इतना छोटा है कि जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं r, ये हर एक उसके पर्टिकुलर पॉइंट से, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेम है। और अगर शेप बड़ी हो तो मैंने बताया तुम्हें क्या करो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, उसका इंटीग्रेशन कर दो। और इंटीग्रेशन टूल दिया ही को है, इसलिए तो दिया गया है इंटीग्रेशन का टूल। ठीक है, तो अब देखो ये बात, सॉलिड एंगल अभी डिफाइन नहीं हुआ, सॉलिड एंगल मैं बता रहा था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मान लो मैं टेढ़ी लाइन ले लूँ कि ऐसे, ये शेप ले ली टेढ़ी वाली, ठीक है, ये टेढ़ी वाली शेप ले ली, इसके लिए भी सॉलिड एंगल यही होगा, इसके लिए भी सॉलिड एंगल यही होगा। अगर मैं बात करूँ क्या, इसका जो एरिया है वो एरिया वेक्टर कैसे काम करेगा, जस्ट ऐसे dA, टेढ़ी वाली का एरिया वेक्टर ऐसे काम करेगा dA, तो क्या dA अपॉन आर स्क्वायर लिखना सही होगा इसके लिए। अब इसके लिए क्या लिखूँ, dA अपॉन आर स्क्वायर अब भी इसके लिए एप्लीकेबल है नहीं, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इस dA के कंपोनेंट तोड़ूँ तो मान लो ऊपर गया, ये गया ऊपर, और एक एंगल थीटा पे, तो उसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dA cos थीटा, जिसे क्या कह दो थोड़ी देर के लिए dA डैश कह दो, dA cos थीटा को क्या कह दो, dA डैश। अब तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला लिखना सुटेबल है, dA डैश लिखना सुटेबल है या dA लिखना सुटेबल है। टेढ़ी वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, टेढ़ी वाली लाइन की। देखो सीधी वाली लाइन के लिए dA तो dA है ही, कोई दिक्कत नहीं। टेढ़ी वाली लाइन के लिए dA ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा था इस सरफेस के, तो अगर मुझे सॉलिड एंगल निकालना है तो ये dA लिखना सही रहेगा या dA डैश लिखना सही रहेगा, dA डैश लिखना सही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है, क्योंकि जो ये एरिया है, ये जो एरिया है सॉलिड एंगल का, ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए r के। तो एक्चुअल में सॉलिड एंगल क्या है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ एरिया। देखो एरिया नहीं है, इस एरिया का कंपोनेंट है ना। सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस ऑफ r। हमेशा r के परपेंडिकुलर हो। देखो पहले वाला एरिया की बात करो, पहले वाला ये तो r के परपेंडिकुलर ही है ना, लेकिन क्या ये वाला जो है ये r के परपेंडिकुलर है, ये dA r के परपेंडिकुलर थोड़ी है। तो मैंने क्या काम किया, इस dA का कंपोनेंट थोड़ा dA cos थीटा। अब देखो dA cos थीटा r के परपेंडिकुलर है, अभी सीधा हो गया है ना। तो एक्चुअल में सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल होगा कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू दी r अपॉन क्या, आर स्क्वायर। तो यहाँ इस केस में ये क्या होगा, dA डैश अपॉन आर स्क्वायर। तो ओ ये है भैया हमारे पास सॉलिड एंगल। ऐसे सॉलिड एंगल डिफाइन होता है, समझ में आया। क्वेश्चन करो एक, देखो जरा सॉलिड एंगल का क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, मान लो ये रखा है देखो हेमिस्फीयर, पॉइंट ए, इसकी डिस्टेंस कितनी है r, तो इसके लिए क्या होगा अभी बताओ, इसके लिए सॉलिड एंगल बताओ, सेंटर हो पे सॉलिड एंगल। तो देखो कैसे घूम जाएगी, ऐसे पूरी घूम जाएगी, मतलब ये जो एरिया है हर एक कहीं सा भी एरिया, चाहे ये वाली लाइन ले लो, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे कोई सी भी लाइन ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, सारे हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। हमेशा ये वाली एरिया क्या रहना है, परपेंडिकुलर रहना है r के। ये जो एरिया है ना इस हेमिस्फीयर का, हमेशा r के परपेंडिकुलर रहना है। तो ये एरिया कितना होगा, देखो सॉलिड एंगल की बात करो तो एरिया क्या हो जाएगा, dA अपॉन आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ ये वाली r स्क्वायर है ना, 4 थोड़ी ना 2 पाई, 4 पाई तो पूरे का होता है 2 पाई, तो r से r तो क्या आएगा 2 पाई। तो हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल क्या आया 2 पाई, हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल 2 पाई। भाई अगर ये पूरा सॉलिड होता तो, अगर ये पूरा स्फीयर होता तो क्या आ जाता 4 पाई, पूरा स्फीयर होता तो क्या आता 4 पाई या 4 पाई। तो ये भैया सॉलिड एंगल की नॉलेज थी जो मुझे देनी थी तुम्हें, छोटी सी नॉलेज थी, जरा सी नॉलेज थी, नुन्नी सी नॉलेज थी।
आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल के बारे में जो जानकारी मुझे लगता था कि तुम्हें दे देनी चाहिए वो मैंने तुम्हें दे दी है। एक्चुअल में अगर तुम ट्राई करोगे कोई क्वेश्चन आंसर रिलेटेड तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई से भी क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्योंकि एरिया वेक्टर और फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अच्छे खासे यहाँ तुम्हें डिस्कस करके बता दिए और करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर, तो बच्चों हमने एक क्वेश्चन देखे, सॉलिड एंगल देखा कि सॉलिड एंगल क्या है, देख लिया हमने सॉलिड एंगल, अच्छे से समझ में आया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन क्या होता है। मान लो कहीं हमें प्लेन एंगल दे रखा है और हमने सॉलिड एंगल पूछ लिया, तो कोई रिलेशन हमें ऐसा पता हो कि हम डायरेक्ट प्लेन एंगल की वैल्यू रख के सॉलिड एंगल निकाल सके, तो हम वो सॉलिड एंगल देखेंगे। देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो डीए पार्ट है वो आर के हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो आर है वो डिस्टेंस डी अपॉन आर स्क्वायर होता है, डी क्या है, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस आर, यही था। अगर कोई सेम हेमिस्फीयर है तो उसके लिए जो क्या आया था, सॉलिड एंगल 2 पाई। अगर कोई फुल स्फीयर है तो उसके लिए सॉलिड एंगल क्या आया था, 4 पाई। अगर कोई और चीज शेप आ जाए तो वो टिपिकल हो जाएगा। उस शेप का देखो कैसे बताना है, मैं बताता हूँ। क्या लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन, कोई भी टिपिकल शेप आ जाए फिर तो तुम रिलेशन की हेल्प से निकाल सकते हो, बस तुम्हें प्लेन एंगल पता हो। रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया डिस्क से जो फ्लक्स पास हुआ था, अभी जो कॉम्प्लिकेटेड कितना हुआ था वो है ना, कि डिस्क से फ्लक्स पास हुआ था वो कुछ ऐसे आया था, क्या, Q/2ε0 और ब्रैकेट में 1 माइनस के A/√r² प्लस A²। तो उसके लिए मैंने पूरा बोर्ड भर गया था। मैंने बताया था कि 2 लाइनों में करके दिखाऊंगा, तो देखो पहले ये चीज समझ लो, फिर अगले लेक्चर में तुम्हें 2 लाइनों में करके दिखाऊंगा भाई वो चीज कि कैसे निकल के आया। तो मान लो हमारे पास एक स्फीयर है पूरा, स्फीयर है पूरा एक। अब इसमें एक कोन काट लिया, क्या काट लिया हमने इसमें से, कोन। तो देखो कोन कैसे काटेंगे, ये काट दिया हमने कोन, ये यहाँ और ये कोन काट लिया। अब ये कोन सॉलिड एंगल बना रहा है कितना, ओम। अब ये सॉलिड एंगल कितना है ये बताओ, ये सॉलिड एंगल कितना है ये पता लगाना है। तो सॉलिड एंगल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो डिस्टेंस पता होना, जो कि पता है क्या है, ये आर, डिस्टेंस तो पता है उस एरिया की। अब ये सारा ये जो एरिया है, ये वाला एरिया इस ये तो एरिया है वो, इस एरिया का कंपोनेंट, तो देखो इस एरिया से ये डिस्टेंस सारी की सारी क्या होगी, आर ही होगी, ये तो पता है। चलो डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन ये एरिया तो पता हो, एरिया ऑफ कैप। जब एरिया ऑफ कैप पता चलेगा तभी तो मैं सॉलिड एंगल का फॉर्मूला रखूंगा, क्या, DA/r²। ये फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो भैया एरिया ऑफ कैप निकालना है, क्योंकि देखो क्या है कैप मतलब ये सॉफ्टी है, सॉफ्टी के ऊपर बर्फ होता है ना, बर्फ ऊपर का। ये मत सोचना कि कौन का सर्किल का एरिया निकाल लो वही है, अरे कौन का सर्किल तो ये होगा ये, या ये कौन है ना तो ये सीधा जाएगा सर्किल। तो मैं बता रहा ये जो है कर्व सरफेस, ये कर्व वाला सरफेस है ना, सॉफ्टी खाई है ना, सॉफ्टी के ऊपर जो बर्फ का वो गोला होता है सफेद है ना, वो उसका एरिया निकाल रहे, एरिया ऑफ कैप वो है मेन। वो नहीं कि सॉफ्टी के ऊपर का जो गोल गोल होता है जिसके ऊपर रखा होता है गोला, वो नहीं, सर्किल नहीं, सर्किल के ऊपर जो हेमिस्फीयर बना होता है उसका एरिया निकाल रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा पार्ट है, तो इसका एरिया कितना है भाई, DA, ये कैलकुलेट करना है हमें, ये DA क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो देखो इसे बना लो जरा यहाँ ठीक से। तो मान लो ये है वो कोन, बड़ा करके बना दो जरा जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। ये रहा, ये है नहीं सॉफ्टी है, तो ये है कैप। इस कैप का एरिया कितना है ये पता लगाना है हमें, कैप का एरिया पता लगाना है। चलो भाई अब हमें पता है ये रेडियस r, ये सारी रेडियस r। अब ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ से, अल्फा। ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ से, अल्फा। कोई बात नहीं, ये सर्किल हो जाएगा ना, इसका सर्किल है तो कोन का देखो ये वाला, ये सेमी एंगल बना रहा है अल्फा। कोन के सर्किल से बना रहा है, तो सिंपल सी बात है ये बनना, देखो है ना। इस कोन की रेडियस ये तो चलो छोड़ो, अब हमें क्या चाहिए, इस कैप का एरिया चाहिए। तो मैंने बताया क्या, थीटा पे जाके डी थीटा तोड़ दो, एक थीटा पे जाके डी थीटा, ठीक है। थीटा पे तो ये जो आएगा, तो देखो ये रिंग बनाएगा यहाँ से, ऐसे रिंग बना दो ये, तो ये रिंग पूरी हो गई। अब कंप्लीट रिंग कंप्लीट है ना, ये है ना, ये रिंग इस रिंग का एरिया निकालो इंटीग्रेशन करके, बस बात खत्म। वही कैप का एरिया, क्योंकि कैप ही तो है, ये पूरी रिंग ऐसे फैलती फैलती कैप तक ही तो फैलेगी। हाँ जी बिल्कुल फैलेगी। चलो भाई अब देखो जरा यहाँ क्या करना है, इस रिंग को यहाँ बनाओ। तो देखो रिंग ऐसी है, एक्चुअल में ऐसी रिंग है, ये रहा, ये रे भैया रिंग, ये बना दी हमने। अब इस रिंग की थिकनेस कितनी होगी और रेडियस कितनी होगी, ये देखना है, रिंग की थिकनेस और रेडियस। तो देखो रेडियस तो ये हो गई और थिकनेस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली, यहाँ थिकनेस कभी यूनिफॉर्मली थिकनेस है, कभी तो कहीं से पतले कहीं से मोटे बन गई मुझसे वो तो थिकनेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ रिंग की थिकनेस की अगर मैं बात करूँ, तो देखो थिकनेस के लिए ये रही थिकनेस छोटी सी, क्या, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, ये होता है। तो एंगल कितना है, डी थीटा, आर का मतलब थिकनेस ही तो है ये, अपॉन आर।
तो क्या हो जाएगी थिकनेस, टी कह दो आर डी थीटा, तो थिकनेस तो होगा भाई आर डी थीटा। अब रेडियस और चाहिए, तो रेडियस पता लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस, ये तो रेडियस है, ये तो इस रिंग की रेडियस तो ये होगी, मान लो ये एक्स है, रिंग की रेडियस कितनी है एक्स, तो लगा लो भाई फॉर्मूला, थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो, ऐसे तो थीटा तो पूरा बनेगा, थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ भाई। थीटा क्या होगा, देखो साइन थीटा इक्वल टू, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ इस वाले ट्रायंगल की जहाँ से एक्स माना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आर, तो रेडियस क्या होगा रिंग की, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा तो रेडियस हो गई, और थिकनेस क्या हो चुकी भैया, आर डी थीटा, आर डी थीटा थिकनेस, और आर साइन थीटा क्या हो गई, रेडियस। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ हम निकालने वाले हैं कंपोनेंट डी ए, तो डी ए मतलब एरिया क्या हो जाएगा रिंग का, देखो जरा यहाँ, तो डी ए क्या हो जाएगा, है ना, डी ए जो होगा देखो एरिया डी ए इक्वल टू क्या करें, इंटीग्रेशन एरिया इस रिंग का है ना, इस रिंग का एरिया है, तो एरिया क्या होगा देखो 2 पाई आर इंटू थिकनेस, अरे सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, तभी तो रिंग का, इस पूरी रिंग का थिकनेस वाली रिंग है ना ये, तो थिंक कैसे होता है 2 पाई आर साइन थीटा, है ना, इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है आर डी थीटा, तो क्या क्या चीज़ें कॉमन है, 2 पाई आर स्क्वायर बाहर लो, इंटीग्रेशन क्या बचा साइन थीटा डी थीटा। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, देखो ये रिंग कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, अरे एंगल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, थीटा से मतलब 0 से ट्र अल्फा, या 0 से ट्र अल्फा, 0 से अल्फा तक ही तो जा सकते हैं, क्योंकि जब ये अल्फा जाएगा तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, तो कहाँ से 0 से अल्फा। तो अब देखो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में 0 से अल्फा, या 2 पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा ये 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो जब सॉलिड एंगल में वैल्यू पुट करेंगे इसकी, सॉलिड एंगल में जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो देखो क्या आ जाएगा सॉलिड एंगल में, तो ओम एंगल जो आएगा वो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के अंदर ओम आएगा क्या हमारे पास 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। तो भैया ये रिलेशन है देखो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में, आई बात समझ में, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में ये रिलेशन आया है। अब तुम कर लो चाहे चेक, क्या हेमिस्फेयर के लिए ले लो, चलो हेमिस्फेयर के लिए बताओ एंगल कितना होगा अल्फा, ये अल्फा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा अल्फा, अल्फा 90 डिग्री होगा ना, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, आधी तो लिया था अल्फा, देखो हमने यहाँ से यहाँ तक, आधी तो आधा ऊपर वाले ने कवर कर लिया। ऐसे ही अल्फा अगर मैं यहाँ से मानूँ अल्फा, तो यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक 90 डिग्री तक जा सकता है, उसका इतनी पार्ट ये खुद भी खुद कवर हो जाएगा। तो अल्फा जब 90 होगा तो कितना आएगा, देखो ओम इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, ये तो होगा 2 पाई आया था। अगर मैं फुल ले लूँ, फुल ले लूँ तो अल्फा कहाँ से कहाँ तक जाएगा 180 तक, यहाँ से यहाँ तक तो क्या आएगा 180 तक, 180 जाएगा तो 1 माइनस 1 तो प्लस, तो 4 पाई आ जाएगा। तो ऐसे सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन निकाला। अब ये जो रिजल्ट है कहाँ यूज होगा, डिस्क वाले फॉर्मूले में, जब डिस्क का फ्लक्स हम निकालेंगे तब देखना कितना इंटरेस्टिंग 2 लाइनों में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो भैया सॉलिड एंगल की बातें थी। अच्छा, और फ्लक्स के बारे में तुमने समझ लिया क्या है, एरिया वेक्टर तुमने समझा। बाकी चीज़ों को बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहना, स्टडी करते रहना, तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ। थैंक यू।